हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इस वैश्विक महामारी में आप सभी स्वस्थ, आपके परिवारजन सभी स्वस्थ और अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो वैश्विक जो महामारी अभी चल रही है, इसमें मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि आप बच के रहें, अपने और परिवार को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखें और सभी जो अनुपालना है, मार्गदर्शन है, गवर्नमेंट एडवाइजरी उसका पालन करें ताकि अपना सभी स्वस्थ रहे और अपने जो इच्छाएं हैं, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। तो बच्चों, आपको पता ही होगा इसके अंदर जिसे अपन बात कर रहे हैं, रुधिर समूह की बात कर रहे थे, जो अपना चैप्टर है 24 नंबर का जो चैप्टर है, ठीक है, जिसका मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रुचिकर एक अध्याय होता है और एक बड़ा चैप्टर भी है। ये काफ़ी बड़ा और सबसे जैसे बात करें तो बड़ा चैप्टर है ये। तो इसमें अपन ने जैसे अपन बात की थी तो रुधिर समूह की बात करे थे। रुधिर समूह में अपन को पता है कि जो एंटीजेंस होते हैं मनुष्य में, जो रक्ताणु होते हैं उनके ऊपर जो एंटीजेंस पाए जाते हैं, ठीक है, रक्ताणु जो होते हैं, रक्ताणु जो होते हैं ये अपन बात करते हैं जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड कार्पल्स होती है, ठीक है, और ब्लड कार्पल्स को स्पेशली बोले तो आरबीसी साइट होती है रक्ताणु, उसकी जो सरफेस होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीजन पाए जाते हैं। और एंटीजन के आधार पर ही क्या होता है, रक्त को दो समूह में विभाजित किया गया था, दो तंत्र में विभाजित किया गया था। एक तो ABO रक्त समूह था या तंत्र था, जिसमें जो प्रतिजन बात करते हैं या एंटीजन बात करते हैं, तो उसके आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया था, AB और O, चार रक्त समूह अपने बनाए थे, ठीक है। जो रक्ताणु की सतह पर उपस्थित प्रतिजन, रक्ताणु की सतह पर उपस्थित प्रतिजन एंटीजन के आधार पर, जो AB एंटीजन होते हैं उसके आधार पर रक्त जो होता है चार समूहों में विभाजित किया गया था, A रक्त समूह, B रक्त समूह, O रक्त समूह और AB रक्त समूह। तो ये था एबीओ तंत्र था, जो लैंड स्टीनर ने दिया था 1900 के अंदर। आपको पता ही होगा, आपको बुक्स के अंदर दिया हुआ है, अपन ने ये डिस्कस कर चुके हैं। और रुधिर वर्ग की फिर वंशागति भी अपन ने बात करी थी कि ये जो होते हैं तीन प्रकार के जो जीन होते हैं उसके द्वारा वंशागति जो प्रभावित होती है। एक तो अल्फा ए जीन था, एक अल्फा बी जीन था और अल्फा ओ जीन था, ठीक है, तीन प्रकार के जीन होते हैं। यही क्या होते हैं, ये जो रुधिर की वंशावली होती है उसको निर्धारण करते हैं। रुधिर वर्ग की वंशागति होती है उसका निदान ये जीन ही करते हैं और इसके बारे में बर्नस्टीन ने बताया था, रुधिर की वंशागति के बारे में। अब बच्चों बात करते हैं दूसरे जो रक्त तंत्र है, ठीक है, दूसरा जो तंत्र जो पाया जाता है, जो मान्य प्रकार का तंत्र है, वो आता है आपके RH तंत्र, ठीक है, RH तंत्र, RH सिस्टम, ठीक है, RH सिस्टम। दूसरा तंत्र कौन सा है बच्चों, RH सिस्टम है अपना, ठीक है। अब RH सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, इसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी बच्चों, लैंड स्टीनर विनर ने की थी। RH सिस्टम या RH तंत्र की खोज, याद रखना कई बार एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है, किस में और किसने की थी। एक नंबर का जो बोर्ड में एक नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन एक नंबर का आता है, फिर 2 नंबर का आता है, फिर 3 नंबर का आता है, फिर 4 नंबर का आता है ना। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो शुरुआत के जो अपन क्वेश्चन आते हैं वो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है, उसमें एक ही लाइन में उत्तर देना होता है आपको। इसकी खोज मतलब आपको पूछ सकते हैं आरस तंत्र की खोज किसने की थी। आरस तंत्र की खोज बच्चों किसने की थी, आरस तंत्र की खोज लैंड स्टीनर व विनर ने 1940 में रिसस बंदर में की थी, ठीक है, रिसस बंदर में की थी। इसी के आधार पर आरस सिस्टम नाम रख दिया गया था, आरस रिसस, रिसस अपन लिखते हैं तो रिसस इसी प्रकार से आता है, ठीक है। तो आरएच सिस्टम की खोज लैंड स्टीनर एवं विनर ने 1940 में रिसस बंदर में की थी।
यह तंत्र रक्ताणु की सतह पर आरएच एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आरएच एंटीजन को आरएच कारक भी कहते हैं। ठीक है, इस तंत्र का जो आधार था, इस तंत्र का क्या था कि जैसे ए बी एंटीजन के आधार पर ए बी और ओ रक्त समूह बनाया था, उसी प्रकार से इस आर एच एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, आर एच एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया इस रक्त समूह आर एच तंत्र को, दो भागों में। ठीक है, आर एच एंटीजन को आर एच कारक भी बोलते हैं, याद रखना, कई बार आर एच एंटीजन को आर एच कारक नाम से भी पूछ सकता है वो कि आर एच कारक क्या होता है, तो आपको वहाँ पर विचलित नहीं होना है, वहाँ पर आपको बताना है कि आर एच एंटीजन को आर एच कारक बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जिन व्यक्तियों के रक्ताणु पर देखो, मान लो जिन व्यक्तियों के रक्ताणु पर आर एच एंटीजन पाया जाता है, ये रक्ताणु है आरबीसी मान लो, ठीक है, ये एंटीजन है, कौन सा एंटीजन है, आर एच एंटीजन। ठीक है, आर एच एंटीजन है। ठीक है, यदि आर एच एंटीजन पाया जाता है तो उनको क्या बोलेंगे अपन, आर एच पॉजिटिव। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, आर एच पॉजिटिव बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे बच्चों, आर एच पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, जिनके रक्ताणु पर आर एच एंटीजन पाया जाता है उन्हें आर एच पॉजिटिव, आर एच धनात्मक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात समझ गए, आर एच पॉजिटिव क्या होते हैं, तो ये क्या हो गए, जिनके ऊपर आर एच एंटीजन पाया जाता है वो क्या होता है, आर एच पॉजिटिव हो गए। अब बात करते हैं जिनका इस जिनमें इनका अभाव होता है उन्हें आर एच ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर इनका अभाव होता है वो, मान लो इसके ऊपर देखो किसी प्रकार एंटीजन नहीं दिखा रहा है मैंने यहाँ पे देखो कोई एंटीजन नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई एंटीजन नहीं दिख रहा आपको, इसके सरफेस पे देखो कोई एंटीजन नहीं दिख रहा है चारों तरफ। ठीक है, कोई एंटीजन नहीं है इसके, कोई चारों तरफ कोई एंटीजन नहीं है, ये आरबीसी है। यदि किसी मनुष्य के यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, मान लो आरबीसी है, ये आरबीसी है ये, ठीक है, इस पर कोई एंटीजन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, आर एच नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, आर एच ऋणात्मक। तो यही बात यहाँ पे छोटी सी बात है, क्लियर होती है कि आर एच एंटीजन की रक्ताणु पर उपस्थिति के आधार पर जिसमें उपस्थित है उसको आर एच पॉजिटिव, जिसमें अभाव होता है उसके आर एच ऋणात्मक कहते हैं। भारत में लगभग याद रखना बच्चों 93% व्यक्ति आर एच पॉजिटिव है, मतलब 93%, 93% लोगों के रक्ताणु पर आर एच एंटीजन पाया जाता है। भारत में लगभग 93% व्यक्तियों के रक्ताणु पर आर एच एंटीजन पाया जाता है, तो वो क्या हो गए, आर एच पॉजिटिव हो गए। और केवल 7% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके रक्ताणु पर आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता, तो वो नहीं पाया जाता, वो क्या हो गया, आर एच ऋणात्मक हो गए, आर एच नेगेटिव हो गए। ठीक है, आर एच एंटीजन के विरुद्ध प्लाज्मा में कोई प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन नहीं पाया जाता है, याद रखना, मैं यहीं पे बता देता हूँ, अगले पेज में आएगा। तो आर एच ये एंटीजन है, एंटीजन के खिलाफ क्या होती है, बॉडी के अंदर से अपन ने वहां पर बात करी थी कि जो ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर ए एंटीजन पाया जाता है, उसके अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाती है। लेकिन प्राकृतिक रूप से इसमें किसी प्रकार की अपन आर एच एंटीजन वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, आर एच पॉजिटिव वाला, मान लो आर एच पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, ठीक है, आर एच पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, तो उसकी बॉडी में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी या एग्लूटिन नहीं पाई जाती, याद रखना ये चीज़, प्राकृतिक रूप से नॉर्मल अवस्था में इसके नहीं पाई जाती। ठीक है, इससे आगे देखो आप समझ में आएगी, अपन जब पैरा को चेंज करेंगे, यही बात सही, प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी या एग्लूटिन नहीं पाई जाती है। ठीक है, यदि आर एच व्यक्ति को बार बार आर एच पॉजिटिव रुधिर दिया जाता है ठीक है, तो आर एच व्यक्ति में आर एच एंटीबॉडी या एग्लूटिन उत्पन्न हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो समझ गए वो इस लाइन से समझ सकते हैं, बाकी मैं अभी बताऊंगा। इस क्रिया को
आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक ही जाति के होते हैं। देखो कैसे, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कौन सा है, RH नेगेटिव है, तो मतलब इसके अंदर तो कोई एंटीजन है ही नहीं। इसके अंदर RH नेगेटिव, इसका मतलब इसमें RH एंटीजन नहीं है। लेकिन यदि इसको अपन रक्त चढ़ा रहे हैं या रक्त दे रहे हैं, उसके अंदर RH पॉजिटिव रक्त है, ठीक है। तो RH पॉजिटिव, इसके पास तो एंटीजन है, इसके पास तो एंटीजन है ना, और एंटीजन हमेशा ही क्या करता है, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। इसके पास तो एंटीजन है या प्रतिजन है, इसके पास तो प्रतिजन है, ठीक है। तो ये हमेशा ही क्या करता है, RH नेगेटिव के अंदर जाके एंटीबॉडी का निर्माण को प्रेरित करता है। ए बी लिख रहा हूँ बच्चों, एंटीबॉडी इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर एंटीबॉडी को निर्माण को प्रेरित करेगा, ठीक है। इस क्रिया को आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनेगी ठीक है, वो एंटीबॉडी जो बनती है वो RH एंटीबॉडी बनती है, RH एंटीजन है, तो दोनों की एक ही जाति के होते हैं, इसलिए इसको आइसो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आइसो इम्यूनाइजेशन क्योंकि एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों एक ही जाति के होते हैं, ये RH एंटीबॉडी है और RH पॉजिटिव एंटीजन है, दोनों ठीक है एक ही होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको आइसो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। खुद का इम्यूनाइजेशन हो रहा है, खुद ही एंटीजन खुद की जैसी एंटीबॉडी को बना रहा है। तो समझ गए। मैंने क्या कहा, प्राकृतिक रूप से ये जो व्यक्ति है इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, लेकिन इसको यदि कोई गलती से अपन RH पॉजिटिव रुधिर दे देते हैं तो इसके पास तो एंटीजन है, तो इस जो रुधिर अपने दिया है तो इस रुधिर के अंदर क्या चलेगी, एंटीजन इसकी बॉडी में चले जाएंगे, और ये एंटीजन इस बॉडी में जाके क्या करेंगे, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी, ठीक है। एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन या प्रतिरक्षी इसमें डेवलप हो जाएगा। अब क्या होता है इसे देखो, ठीक है, इसे होता क्या देखो। ये स्पेशली विशेष रूप से इसका गंभीरता जब हो जाती है तो गर्भ धारण की बात आती है तब, ठीक है। बाकी ऐसे ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मान लो किसी को एक बार रक्त दिया है फिर दूसरी बार देते हैं रक्त, तब उसमें खतरा होता है। लेकिन गर्भ धारण के दौरान क्या, गर्भ धारण तो विशेष रूप से होता ही है महिलाओं में, तो गर्भ धारण के दौरान इसकी स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है। कैसे होती है देखो, ध्यान देना बच्चों, समझना। यदि आर एस नेगेटिव माताएं मतलब इसके रक्ताणु पर RH एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। एक से अधिक बार RH शिशु से युक्त गर्भ धारण करती है, ठीक है। ये RH नेगेटिव माता है और इसने जो गर्भ धारण किए हैं वो क्या है, RH पॉजिटिव है। ये RS नेगेटिव माता है, ठीक है। मान लो इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं आपको, एक बार ऐसे बोले से इसमें RS नेगेटिव है, ठीक है। और ये गर्भ धारण कर रही है, वो शिशु क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव है, ठीक है। शिशु क्या होता है, RH पॉजिटिव। जैसे अपन बच्चों वंशागति की बात करते हैं तो RH पॉजिटिव होता है, वो हमेशा डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, ठीक है, जैसे अभी बताएगा। तो इसमें क्या होगा, RH कारक के कारण गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। RH कारक वंशागत होता है, RH प्लस जो होता है प्रभावी, तथा RH जो ऋणात्मक होता है अप्रभावी होता है, ठीक है। प्रभावी और अप्रभावी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पिता RH पॉजिटिव है और कोई माता RH नेगेटिव है, तो उस बच्चे के अंदर जो वंशागति के अंदर जो रक्त बनेगा वो RH पॉजिटिव ही बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है RH पॉजिटिव ये इसके ऊपर प्रभावी है, RH नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा प्रभावी, डोमिनेंट है, प्रभावी है। प्रभाव ज़्यादा ज़्यादा किसका रहता है, वंशागति के अंदर हमेशा ही प्रभावी का रहता है। एक तो क्या होता है, जो गेमेट्स युग्मज बात करते हैं तो उनके अंदर जो बात करते हैं तो उनके अंदर गेमेट्स के अंदर एक तो प्रभावी होता है, एक होता है अप्रभावी होता है। तो प्रभावी हमेशा अपना प्रभाव दिखाता है। तो मान लो कोई पिता है RH पॉजिटिव है, माता RH नेगेटिव है, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी उससे जो होगी वो बच्चा RH पॉजिटिव होगा। तो इसमें मतलब RH जो पॉजिटिव है या धनात्मक है वो क्या होता है, हमेशा प्रभावी होता है। तो इसमें क्या हो, RH नेगेटिव माता में उत्पन्न शिशु RH पॉजिटिव शिशु पिता के RH कार्य के कारण प्राप्त होता है। मैंने बताया था ना अभी, जैसे RH पॉजिटिव पिता है और RH नेगेटिव माता है, तो हमेशा ही RH पॉजिटिव होता है, ठीक है, वही अपना क्या होता है, प्रभाव उत्पन्न करता है। अतः गर्भ शिशु में
गर्भस्थ आरस शिशु में प्रसव के समय आरस एंटीजन माता के रुधिर में प्रवेश कर जाएगा। अब मान लो जो गर्भवत मैंने बताई थी, गर्भवत जो शिशु है जब प्रसव होगी, डिलीवरी होगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि आरएच पॉजिटिव शिशु है, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो बच्चों, ये मान लो आरएच नेगेटिव माता है और इसके अंदर ये शिशु जना है, ये कौन सा आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। तो इससे जब प्रसव होगा, प्रसव मतलब डिलीवरी, अब डिलीवरी होती है तो कुछ ना कुछ घाव हो जाता है, इंसिजन हो जाता है, इससे क्या हो जाए आरएच एंटीजन है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, कि आरएच एंटीजन है, ये इसके अंदर माता के अंदर प्रवेश कर जाएगा। आरएच पॉजिटिव जो एंटीजन है इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और इसके अंदर क्या करेगा, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करेगा, ठीक है। अब ये प्रसव तो हो गया, ये प्रसव तो हो गया, डिलीवरी हो गई, लेकिन इस माता के अंदर क्या होगी, एंटीबॉडी बन गई है किसके खिलाफ, इसके एंटीजन के खिलाफ। आरएस पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ क्या बन गई है, इसके अंदर एंटीबॉडी बन गई है, माता के अंदर प्रतिरक्षी बन चुका है, इस माता के अंदर क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है। अब ध्यान देना बच्चों, ठीक है। गर्भस्थ आरएच शिशु से प्रसव के समय आरएच एंटीजन माता के रुधिर में प्रवेश कर जाता है। एंटीजन मैंने बताया प्रवेश कर दिया माता के रुधिर में, इस एंटीजन के कारण एंटी आरएच एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है और उसके अंदर क्या बन गई, प्रतिरक्षी बन गई माता के रुधिर में। सामान्यतः एंटीबॉडी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती कि प्रथम बार उत्पन्न शिशु को हानि नहीं पहुंचती, क्योंकि प्रथम बार जब डिलीवरी होने वाली होती है, जब तक तो वो डिलीवरी हो जाती है, जब तक उसके माता के अंदर जो प्रतिरक्षी या एंटीजन बनता है तो वो डिलीवरी हो जाती है। लेकिन लेकिन बाद में गर्भधारण की स्थिति, माता के रुधिर में आरएच एंटीबॉडी अप्राप्त गर्भ शिशु के रुधिर में पहुंच कर शिशु के रक्ताणु को लीन कर देती है। और दूसरी अवस्था में यदि गर्भधारण माता करती है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगी कि माता के शरीर में आर एच एंटीबॉडी बनी हुई है, ठीक है, आर एच एंटीबॉडी बनी हुई है, क्या बनी हुई है, आर एच एंटीबॉडी बनी हुई है, ठीक है, आरएच एंटीबॉडी बनी हुई है। और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, गर्भस्थ शिशु या नवजात शिशु में घातक रोग जाता है। इससे क्या होती है, उसके रक्ताणु का लेन कर देगी। लेन क्यों कर देगी, क्यों, रक्ताणु के ऊपर क्या पाया जाता है बच्चों, रक्ताणु के ऊपर ये गर्भस्थ शिशु, उसके रक्ताणु आरएच पॉजिटिव होगा शिशु तो, और आरएच शिशु होगा तो उसके रक्ताणु पर क्या पाया जाएगा, आर एच एंटीजन पाया जाएगा, आपको पता ही है। आर एच एंटीजन पाया जाएगा, और एंटीजन पाया जाएगा तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान और देना, एंटीजन, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, लेन हो जाएगा, रक्ताणु का लेन हो जाएगा, रक्ताणु का क्या हो जाएगा बच्चों, रक्ताणु क्या हो जाएगा, रक्ताणु का लेन हो जाएगा, ठीक है, रक्ताणु नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, गर्भस्थ शिशु नवजात शिशु में इस घातक रोग को इथ्रोब्लास्टिक फिटलेसिस कहते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इथ्रोब्लास्टिक, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस, मतलब फिटल्स, फिटल्स के अंदर क्या होता है, फिटलेसिस के अंदर क्या होता है ना, फिटल जो है उसके अंदर इथ्रोब्लास्टोसिस मतलब इरिथ्रोसाइट है वो क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है, इरिथ्रोसाइट होगी क्या हो जाएगी, वो ब्लास्ट हो जाएगी, इरिथ्रोसाइट क्या हो जाएगी बच्चों, ब्लास्ट हो जाएगी। इस रोग ग्रसित शिशु को रिसस शिशु कहते हैं। आपको पूछ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आने का चांस है यहाँ पे, ये पूछ सकता है इरिथ्रोब्लास्ट फिटोलिसिस क्या होता है और इसमें रिसस शिशु क्या होता है और ये क्यों होता है, ये मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें क्या होता है कि प्रथम बार तो कुछ नहीं होती एंटीबॉडी बनती है, लेकिन द्वितीय बार करते हैं तो वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू चली जाती है और रक्ताणु पर से एंटीजन क्रिया कर लेती है, जिससे क्या हो जाएगी, रक्ताणु हो जाएंगे वो, उनका लेन हो जाएगा। इसे गर्भस्थ शिशु या नवजात शिशु में इसमें घातक रोग को इथ्रोब्लास्टिक फिटलिसिस कहते हैं। अब इसका उपचार क्या है भाई, ठीक है, आजकल सब चीज़ पॉसिबल है तो उपचार भी होगा, कुछ ना कुछ उपचार उपचार तो होगा ही, ठीक है। तो उपचार की बात करें तो उपचार देखो, सामान्य इसका जन्म पूर्व होता है, इस पर इथ्रोब्लास्ट फिटलोसिस ऋषि शिशु का जन्म क्या होता है, समय से पूर्व होता है, जैसे 9 महीने बाद होना चाहिए तो ये 8 महीने 7 महीने में होता है, तथा इसमें रक्त
रक्ताल्पता पाई जाती है, मतलब रक्ताल्पता एनीमिया पाई जाती है, रक्त की कमी पाई जाती है। शिशु के संपूर्ण रक्त को स्वस्थ रुधिर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और बचाया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे अपन, मान लो किसी शिशु के शरीर में एंटीबॉडी आ चुकी है माता के द्वारा, ठीक है, यदि RH पॉजिटिव एंटीजन वाला शिशु है और उसके अंदर एंटीबॉडी माता के अंदर बनी हुई जो अपरा के द्वारा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी, उसके रक्त को क्या करेंगे, संपूर्ण रक्त को अपन चेंज करेंगे, ठीक है, रुधिर का प्रतिस्थापन करेंगे, निकाल के नया शुद्ध रुधिर उसमें डाल लेंगे, ठीक है। प्रसव के ठीक पूर्व एक दूसरा इलाज और है, देखो बच्चों, प्रसव के ठीक लगभग 72 घंटे के भीतर, प्रसव के ठीक पूर्व है, ठीक है, डिलीवरी होने से लगभग 72 घंटे के भीतर RH माता को, ठीक है, जो RH नेगेटिव माता है को एंटी RH बॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन देकर भी बचाया जा सकता है। एंटी RH एंटीबॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन देकर शिशु को बचाया जा सकता है, मतलब 72 घंटे से डिलीवरी के या प्रसव के 72 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, 72 घंटे बोले तो आपके हो गए 2 दिन 3 दिन, ठीक है, 3 दिन पहले डिलीवरी के 3 दिन पहले क्या देंगे, उसको एंटी RH बॉडी का इंजेक्शन दे देंगे, ठीक है, वो क्या करेगी, एंटीबॉडी को खत्म कर देगी उसके शरीर के अंदर, माता के अंदर, और जब डिलीवरी होगी तो बच्चे का और माता का रुधिर मिल भी जाता है तो इसमें कोई बच्चे के ऊपर कोई घातक प्रभाव नहीं होगा, ठीक है, उसी शिशु को बचाया जा सकता है। तो बच्चों ये था RH तंत्र, ठीक है। अब जो बात करते हैं, अब आती है बच्चों रुधिर का थक्का बनना या रुधिर स्कंदन। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है बच्चों, बहुत इजी है, ठीक है, और बिल्कुल इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या बड़ा तो रुक 3 नंबर का भी कई बार इसको दे देते हैं। रुधिर का थक्का बनना या रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को समझाइए, ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन को समझाइए, ठीक है। रुधिर क्या होता है, वाहिकाओं के बाहर आते ही रुधिर के अवयव एक जेली की समान संरचना में परिवर्तित होते हैं, जैसे आपको पता है थक्का, जिसे थक्का कहते हैं ना, रुधिर जैसे रक्त वाहिनी से अपने कोई लग जाती है, चोट लग जाती है, रक्त बाहर आता है तो क्या होता है, थक्का बन जाता है, जेली समान है संरचना में परिवर्तित होता है, इसको क्या बोलते हैं, रुधिर का थक्का कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। अब ये होता कैसे है भाई, ये बात करेंगे। थक्का बनने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं, ठीक बात है, थक्का बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं, प्रक्रिया को कहते हैं स्कंदन। ये एक सुरक्षात्मक क्रिया है, ठीक है, प्रणाली घाव में रोगाणु को प्रवेश को रोकती है तथा रुधिर में सत्ती को भी रोकती है। भाई थक्का, मान लो ये ब्लड नली है तो यहाँ से जो इंसिजन हुआ है इसे ब्लड आने चालू हो गया बाहर, तो यहाँ क्या थक्का बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये थक्का बन गया तो ये क्या करेगा, बाहर कोई बैक्टीरिया आ रहा है उसको भी रोकेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, ठीक है, और ब्लड की हानि हो रही है, रक्त की जो हानि हो रही है उसको भी रोकेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये काम इसके द्वारा होता है। स्कंदन की क्रिया रुधिर में उपस्थित लगभग 13 स्कंदन कारकों पर निर्भर करती है या होती है, स्कंदन कारकों के द्वारा होती है, अपन कह सकते हैं। स्कंदन की क्रिया की बात करें तो रुधिर के अंदर क्या होता है, 13 प्रकार के कारक पाए जाते हैं और इन 13 प्रकार के कारकों के द्वारा ही क्या होती है, स्कंदन क्रिया होती है। स्कंद को प्रेरित करने वाले कारकों को प्रेरित स्कंदन कारक भी कहते हैं, इसे रोकने वाले कारकों को प्रतिस्कंदक एंटीकोगुलेंट कहते हैं। जब कोई रुधिर वाहिनी या रुधिर क्षतिग्रस्त होती है तो स्कंदन कारक सक्रिय हो जाते हैं, जो 13 प्रकार के स्कंदन कारक होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। जब भी मान लो कभी अपने घाव लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो रुधिर के अंदर क्या होता है, 13 प्रकार के स्कंदक कारक पाए जाते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, लेकिन जब भी चोट लगती है तो हाथों हाथ क्या सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी प्रोसेस में, ठीक है, वो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, सारे के सारे कारक होंगे जो, ठीक है, तथा स्कंदन हो जाता है। स्कंदन की क्रिया में फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, पट्टिकाणु, याद रखना, ये कुछ अन्य कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। स्कंदन क्रिया में क्या होता है, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और पट्टिकाणु कुछ अन्य कारक होते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कंदन क्रिया को 3 चरणों में संपन्न होती है। एक चार्ट दिया हुआ है बच्चों, बिल्कुल इजी है, वो चार्ट अपन समझते हैं, आपके पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके समझ में आ जाएगी। ये 3 चरणों में होती है, ठीक है। पहला जो चरण है वो आता है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय कारक वाले कारकों का निर्माण, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले। देखो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर,
तो ये रहा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन होता है निष्क्रिय अवस्था में, देखो निष्क्रिय अवस्था में इसको सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो उन कारकों का निर्माण होता है जो प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करते हैं। पहला तो ये हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा चरण ये हो जाएगा, जो क्या होगा प्रोथ्रोम्बिन होगा वो थ्रोम्बिन के अंदर रूपांतरित होगा। और तीसरे के अंदर क्या हो जाएगा, आपके जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन घुलनशील जो होता है वो अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। जो तीसरा पॉइंट की अपन बात करेंगे, तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट की अपन डिस्कस करेंगे इस चरण में, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है। स्कंदन की सामान्य प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पहला चरण होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये रहा निष्क्रिय अवस्था में, देखो इसको सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण होता है पहला। ठीक है, दूसरा दूसरे स्टेप में क्या होता है बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है। और तीसरे स्टेप में आपके ये तीसरे स्टेप में फाइब्रिनोजन जो घुलनशील होता है वो फाइब्रिन एकलक जो अघुलनशील में रूपांतरित हो जाता है। इसमें होने वाला क्या है कि जैसे मैं बताऊं आपको, लास्ट में क्या होगा, ये जो फाइब्रिन है एकलक ये तो घुलनशील होता है। ठीक है, चीनी पानी के अंदर घुली रहती है, दिखती है क्या आपको, नहीं दिखती। और अघुलनशील नहीं घुली हुई होती तब आपको दिखती है। इसी प्रकार से फाइब्रिन पहले तो घुला हुआ होता है और फिर अघुलनशील होता है, मतलब फाइबर बन जाते हैं इसके। और मान लो यहाँ पर जब रक्त की मान लो कोई अपने चोट लगी है तो वहाँ पर ये फाइबर्स इस प्रकार से एक जाल बना लेंगे। और जाल बना लेंगे तो वहाँ पर क्या होती है, जो आरबीसी वगैरह वो आ जाएगी, फंस जाएगी, डब्ल्यूबीसी फंस जाएगी, प्लेटलेट फंस जाएगी। इस प्रकार से जो सारी की सारी पट्टिकाणु वगैरह फंस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक जाल बन जाएगा। और जाल बनने के बाद ये पूरे सूख से जाता है इस प्रकार से। और इसको क्या बोलते हैं, क्लोट बोलते हैं, स्कंदन हो जाता है, इसको बोलते हैं थक्का। ये थक्का जन्म, इससे क्या होता है, रुधिर होगा वो बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह रुधिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब देखो क्या होता है, उत्तक की सत्ती होती है पहले स्टेप में कि बताऊं, या पट्टिकाणु जो उत्तक की सत्ती होगी, कोई मान लो घाव हो गया तो उससे क्या हो जाए, उत्तक की सत्ती होगी या पट्टिकाणु का टूटेगा तो उसके थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। मान लो कोई उत्तक की सत्ती होगी, आपको लगती है चोट लगती है, उत्तक की सत्ती होगी और पट्टिकाणु होगी वो टूटेगी, पट्टिकाणु जो बोले प्लेटलेट्स होगी वो टूटेगी। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों ही किसको प्रेरित करेगी, ये दोनों ही जो क्रियाएं हैं ये प्रेरित करेगी थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण को। थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, स्कंदन कारक जो होता है, जो आपके 10वां है और स्कंदन कारक 7वां है। और कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का सक्रियण करता है, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय बनाता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय बनाता है। और ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का कैल्शियम की उपस्थिति में क्या करता है बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय को थ्रोम्बिन सक्रिय में परिवर्तित कर देता है। और ये थ्रोम्बिन जो सक्रिय है, ये जो थ्रोम्बिन सक्रिय है ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन जो घुलनशील है उसको फाइब्रिन एकलक अघुलनशील में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, और ये कैल्शियम के साथ मिलकर फाइब्रिन तंतु जाल बनाता है, रुधिर कणिका इसमें फंस जाती है और थक्का बन जाता है। इतनी सी ये सिंपल सी प्रक्रिया है। देखो एक बार स्टेप पढ़ते हैं फिर एक बार वापस मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला चरण मैंने क्या बताया था, रक्त स्कंदन की एक क्रियाविधि बताई है, रक्त स्कंदन क्रियाविधि। तो उसमें पहला स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। जैसे बताया, रुधिर वाहिनी के बहते हुए रुधिर के विभिन्न स्कंद कारक निष्क्रिय रूप में विद्यमान रहते हैं। अपने पहले बताया 13 प्रकार के कारक होते हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में रुधिर के अंदर रहते हैं। जब रुधिर वाहिका रुधिर के अवयव क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तब ये कार्मिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। और जब ये क्या होते हैं कारक, जब मान लो को चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, तो ये कारक क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं तथा स्कंदन प्रारंभ हो जाता है। रुधिर स्त्रावण के समय पट्टिकाणु वायु के संपर्क में आते ही टूट जाती है। अब जैसे क्या होगा कि उत्तक सत्ती होगी और पट्टिकाणु वो टूट के वायु के संपर्क आते हैं, जिससे क्षतिग्रस्त उत्तक के थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। जैसे अपन ऊपर बात करी थी कि क्षतिग्रस्त उत्तक हो या रुधिर पट्टिकाणु जो वायु के संपर्क में टूट जाती है, उससे क्या होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होती है।
ये ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड होते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन 7वें जो 10वें स्कंद कारक सक्रिय कर देता है, और ये सभी जो कारक होते हैं कैल्शियम की उपस्थिति के साथ में मिलकर एक जटिल बनाते हैं। ठीक है, ये सभी थ्रोम्बोप्लास्टिन 7वें 10वें स्कंदों को सक्रिय करता है, और ये सभी कैल्शियम के साथ मिलकर एक जटिल बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बिन सक्रिय कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। तो अब देख लो वापस इसमें मैंने क्या, जैसे उत्तक सत्ती हुई और पट्टिकाणु का जैसे वायु के संपर्क से टूट गई, तो ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्माण को प्रेरित करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ये क्या, स्कंद कारक जो 7वां होता है और स्कंद कारक जो 10वां उसको सक्रिय कर देता है, और ये कारक कैल्शियम के साथ मिलकर, ये दोनों कारक कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक मतलब प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले। ये क्या करते हैं, कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय, कैल्शियम की उपस्थिति में, ये रहा कैल्शियम, कैल्शियम की प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय को थ्रोम्बिन सक्रिय में परिवर्तित कर देता है। और जो थ्रोम्बिन जो सक्रिय है आगे देखेंगे अपन, जो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में थ्रोम्बिन जो सक्रियक है, ये फाइब्रिनोजन जो घुलनशील होता है उसको अघुलनशील फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और अघुलनशील फाइब्रिन हो गए तो इनके इस जाल बन जाएगा, इनके बीच में आरबीसी आगे फंस जाएगी, ये क्या, थक्का बन जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, थक्का बन जाएगा। इस प्रकार से वो थक्का बन जाएगा, रुधिर का प्रवाह रुक जाएगा। तो ये बात होती है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये प्लाज्मा में पाई जाती है, और ये निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। इसे प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय द्वारा सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है और प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय के द्वारा सक्रिय में परिवर्तित किया जाता है। अब आती है तीसरी पॉइंट की बात आती है, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन परिवर्तन एवं थक्का निर्माण। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू द फाइब्रिन एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्लोट। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली घुलनशील प्रोटीन है। थ्रोम्बिन की सहायता से इसका जल अपघटन फाइब्रिन एकलक में हो जाता है। ये जसदार और अघुलनशील होती है। ठीक है, फाइब्रिन एकलक तुरंत ही बहुलिकत होकर लंबे फाइब्रिन तंतु बना देता है। जैसे मैंने बताया था, ये तंतु घाव में परस्पर जुड़कर जालवन संरचना बना लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, जाल बना लेते हैं, उनमें आरबीसी वगैरह फंस जाएगी। ठीक है, इस जाल में रुधिर कोशिकाएं फंस जाती है। इस प्रकार फाइब्रिन तंतु एवं रुधिर कोशिकाएं बनी हुई संरचना को थक्का कहलाती है। थक्का धीरे धीरे दर्द हो जाता है तो रुधिर का स्त्राव रुक जाता है। ठीक है, और थक्का बनने के बाद रुधिर का तरल भाग इसे पृथक हो जाता है। ठीक है, और थक्का बन जाएगा तो रुधिर का जो तरल भाग होगा इससे पृथक हो जाएगा, मतलब नीचे, जिसे सीरम कहते हैं। ठीक है, जिसे सीरम कहते हैं। सीरम प्लाज्मा के सामान्य होती है, लेकिन इसमें फाइब्रोजन नहीं होता है। ठीक है, सामान्य स्कंदन में 6 से 10 मिनट का समय लगता है। ये भी याद रखना आपको, स्कंदन में कितना समय लगता है, कई बार पूछ सकता है आपको, कोई वाइवा में पूछ सकता है जो प्रैक्टिकल होता है अपने एग्जाम में, या ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है स्कंदन में कितना समय लगता है। तो ये बच्चों सिंपल सी बिल्कुल इजी सी प्रोसेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कंदन की प्रक्रिया, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे कि ये थक्का किस प्रकार से बनता है। 3 स्टेप मैंने बताई है। ठीक है, पहले तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया जिस प्रकार से कि इसमें प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले सक्रिय कारकों का निर्माण होगा। जैसे प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय बनता है, और प्रोथ्रोम्बिन संगे फिर प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय को सक्रिय में परिवर्तित करता है, थ्रोम्बिन सक्रिय में परिवर्तित कर देता है। और जो थ्रोम्बिन सक्रिय है वो फाइब्रिनोजन जो एग्लूसिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। फाइब्रिन फिर क्या होते हैं, एकलक तंतु होते हैं, ये बहुलीकृत होकर एक जाल बनाते हैं। इस जाल के अंदर आगे आरबीसी या रक्त कोशिकाएं फंस जाती है, एक थक्का बन जाता है, और थक्का बनने के बाद जो नीचे वाला सीरम होता है वो अलग हो जाता है, और ये कोशिकाएं इस प्रकार से जम के एक बार थक्का बनने से रक्त प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, सामान्यतः स्कंदन की जो अपन बात करते हैं, तो स्कंदन में 6 से 10 मिनट का समय लगता है। तो बच्चों ये था आपके रुधिर का थक्का बनना। ठीक है, बात की है, मैंने बताया कितनी बार बता दिया कि इम्पोर्टेंट रक्त का थक्का बनना या रक्त स्कंदन प्रक्रिया, तो इतना आपकी किताब में दिया, इतना ही आपको याद रखना। हालांकि कुछ की जैसे 13 कारक होते हैं, उनके नाम भी आगे बड़ी कक्षा में आप पढ़ोगे 13 कारक कौन कौन से होते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे कारकों के नाम कुछ नहीं दिए। जो कारकों, फाइब्रोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये नाम दिए, ये कारक आपको याद रखने हैं। बाकी आपको 7वें 10वें इस प्रकार से कारक को आपको बताना है, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ये था बच्चों आपके
थक्का बनना। और इसके बाद अपन बात करेंगे जो अगला टॉपिक होगा रुधिर वाहिनियाँ, उसका अपन अगले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसको आप अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इसके बाद अपन रुधिर वाहिनियों की संरचनाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।